ठीक है। अच्छा, तो मैं आपको क्या बोल रही हूँ, सबसे पहले स्क्रॉल अप करूँ, मैं आगे बताती हूँ आपको। देखो ऐसे क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं, वैन डर वाल इक्वेशन पे आपको वैल्यू पुट करके अगर कोई न्यूमेरिकल आपको दिया जाता है कि डिफरेंट वैल्यूज है, पुट करो, आप हो सकता है आपको ए मांगा जाए, बी मांगा जाए, ऐसे क्वेश्चन आपको दे सकते हैं, और प्रेशर मांगा जाए, वॉल्यूम मांगा जाए, ये दे सकते हैं। दिस इज द सिंपल वैन डर वाल इक्वेशन। क्लासियस के लिए मैं क्या करती हूँ, जस्ट मैं थोड़ा इंक ले लेती हूँ। जस्ट हाँ, मतलब ये दोनों इक्वेशन के क्वेश्चन के आंसर हमें नोट से देख लेने चाहिए थे। हाँ हाँ, ये आपको अगर मैंने दिया है तो एंट्रेंस के नोट्स में अगर है तो मैंने अगर आपको दिया है, मुझे ये भी नहीं पता चल रहा है कि सनोवर ने पूरे कंप्लीट नहीं लिया था नोट ना, उसने आधा अधूरा लिखा है। ये बच्चों को मैंने करवाया था 11th में, जिन बच्चों को करवाया था उस टाइम पे मैंने आपको ये बता दिया था ये क्वेश्चंस आते हैं। तो अब हम चलते हैं, क्लैसियस इक्वेशन लेते हैं। क्लैसियस इक्वेशन में क्या मॉडिफाई करते हैं मैं आपको बताती हूँ। P प्लस ए एन स्क्वायर, अगर मैं एक मोल के लिए लेती हूँ फिर तो मेरा एन भी 1 हो जाएगा, भूल जाओ उसे। ए बाई टेम्परेचर का टर्म आएगा, V प्लस सी का होल स्क्वायर आएगा, V के बदले V प्लस सी का होल स्क्वायर आएगा, एंड V माइनस बी इज इक्वल टू आर टी आएगा। ये है क्लैसियस इक्वेशन, क्लियर है? ओके अच्छा अच्छा, बर्थलर में आपको क्या चेंज करना है? मैम टी टेम्परेचर लगा नीचे लगा, बस कुछ नहीं करना है, टी सी को 0 करना है आपको। वॉल्यूम एक्सपेंशन वाला जो टर्म है उसको आपको 0 करके आगे बढ़ जाना है। बस आप इसे लर्न कर लो, इससे काफी न्यूमेरिकल नहीं आएगा ज्यादा। ठीक है, क्लियर है? तो अब हम आगे बढ़ते हैं। 45 मैंने करा दिया है, लर्न करने वाला क्वेश्चन है। 47 में किसी को डाउट है क्या? 47 है मैम। अच्छा 47 सुनो, 47 भी लर्न करने वाला क्वेश्चन है। मेरा जो जूल थॉमसन कोएफिशिएंट होता है वो इन्वर्जन टेम्परेचर पे 0 आ जाता है। व्हाट इज इन्वर्जन टेम्परेचर? जस्ट अ मिनट, अभी आपको थोड़ा सा लिखवा देती हूँ। temperature at which when a gas expands show neither cooling effect nor heating effect. Neither cooling effect, neither heating effect. Just a minute, थोड़ा सा मैं आपको इसमें लेके चलती हूँ थोड़ा सा, बिकॉज मैंने आपको ये करा है, करवा रही हूँ, तो थोड़ा बहुत आप कुछ कुछ चीजों के बारे में लिख दो, जैसे कि बॉयल टेम्परेचर क्या होता है, राइट डाउन द वैल्यूज। बॉयल टेम्परेचर क्या होता है, राइट डाउन द वैल्यूज। दिस इज माय बॉयल टेम्परेचर, इसके बारे में पूछा जा सकता है आपको, ठीक है। अगेन इन्वर्जन टेम्परेचर, टू ए बाई बी आर। यहाँ से साफ मुझे पता चल रहा है कि इन्वर्जन टेम्परेचर इज इक्वल टू 2 बॉयल टेम्परेचर, ये भी आपको दे सकते हैं। एंड यहाँ पे ए और बी जो है ये वैन डर वाल कांस्टेंट है, जो आपने अभी आपको मैंने बताया था, क्लियर है? एंड ऑल ऑफ यू, आपको पता है कि ए क्या रिप्रेजेंट करता है और बी क्या रिप्रेजेंट करता है, ए का सिग्निफिकेंस क्या है और बी का सिग्निफिकेंस क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। ये पढ़ाया था मैंने, ये तो सीबीएसई का ही है। Yes ma'am. ठीक है, ओके। ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को दिखाता है और बी जो होता है वो वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल को बताता है। दिस इज अनदर थिंग। एंड थर्ड वन इज क्रिटिकल टेम्परेचर। आप जब भी रिवाइज करते हो कोई भी चैप्टर को, जैसे कोई बच्चा मान लो शीर्षक को रिवाइज कर रहा है, आपको क्या करना चाहिए, प्रॉपरली आपको क्या करना चाहिए, एक तो चैप्टर रिवाइज करोगे, मेरे नोट्स पे आपके पास पड़ा होगा,
उसके बाद आपको एक छोटे से 2 पेज का एक छोटा सा नोट बना लेना चाहिए, 2 पेज का बस, जिसमें कि सारे फॉर्मूले उसी के अंदर आ जाना चाहिए इस चैप्टर में जितने हैं, छोटे मोटे, ऐसा भी नहीं है कि आपको बहुत सब कुछ लिखना है। मेन फॉर्मूले इस तरीके से छोटे मोटे जो फॉर्मूले वगैरह सारे हैं सबको 2 पेज में आपको भर लेनी चाहिए, वो आपको बहुत हेल्प करेगा। पॉकेट टाइप का, आप जैसे पॉकेट डिक्शनरी टाइप का होता है ना, आप उसमें इसको लिख के पॉकेट नोट टाइप का आप उसमें रख सकते हो। हर एक चैप्टर में ऐसे ही करो आप। क्रिटिकल टेम्परेचर टीसी, ये क्या होता है? 8A/27, जस्ट अ मिनट, ये आपका क्या होता है? सही है मैम, BR। बीआर होता है, सॉरी। क्रिटिकल टेम्परेचर जो होता है वो होता है 8A/27 बीआर, ये एक टर्म है, क्लियर है? अच्छा, यहाँ पे ए वही है, ए और बी जो बर्नौली कांस्टेंट है, और आर जो है ये सारे गैस कांस्टेंट है यहाँ पे, ठीक है? उसके बाद आता है क्रिटिकल प्रेशर। क्रिटिकल प्रेशर क्या होता है? A²/27 BR। A/27B², यस मैम। ठीक है? अच्छा, उसके बाद क्रिटिकल वॉल्यूम एक टर्म आता है, दिस इज माई 3B आई थिंक, देखना एक बार। यस मैम। अच्छा, इन सब से और एक रिलेशन निकाल के क्या आता है? R = 8। हाँ, यस यस, आर, मैं इसको इस तरीके से लिखती हूँ, R = मेरा आता है 8/3 PC, जस्ट PCVC/TC, ये एक इक्वेशन भी यहां से आता है, ठीक है? R = 8/3 PCVC/TC, जिससे साफ दिख रहा है मुझे यहाँ पे कि दैट इम्प्लाइज PCC/RTC = 3/8। अगर मैं क्रिटिकल टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम के टर्म में Z को एक्सप्रेस करूं तो ये भी होता है Z 3/8। ये भी क्वेश्चन शायद है कि आपको मैंने आज दिया है इसमें, यस मैम। क्लियर है? ओके, तो ये अगर मैं इस तरीके से लेती हूँ तो 3/8 आएगा, Z का वैल्यू 3/8 होता है, क्लियर है? तो ये छोटे छोटे टर्म है, आप इसको लेके कर सकते हो। अच्छा, यहाँ पे मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 48 तो ऐसे ही इसमें मैंने आपको करा दिया है, क्वेश्चन नंबर 48 मेरे ख्याल से यही है, ये 3/8 R = PCVC/TC क्वेश्चन आपको दिया है मैंने, देख सकते हो आप। क्वेश्चन नंबर 48, द रिलेशनशिप बिटवीन PCVC एंड TC इज व्हाट पूछा गया है क्वेश्चन, देख लो एक बार क्वेश्चन नंबर 48 देख लो, यहाँ से आपको आंसर मिल जाएगा। PCVC = 3/8 RTC, PCVC = 3/8 RTC हो जाएगा, TC को इस तरफ ले आना, 3/8 को इस तरफ, 8/3 को यहाँ पे ले आना, you'll get the answer। अच्छा, 47, जूल थॉमसन कोएफिशिएंट कब 0 होता है? जूल थॉमसन कोएफिशिएंट को हम म्यू के थ्रू डिनोट करते हैं, और ये क्या होता है? ये एक ऐसा टेम्परेचर है जहां पे अगर गैस को एक्सपेंड करा जाए तो वो ना कूलिंग इफेक्ट दिखाता है ना हीटिंग इफेक्ट दिखाता है, उस कोएफिशिएंट को हम कहते हैं जूल थॉमसन कोएफिशिएंट। दैट मींस जूल थॉमसन कोएफिशिएंट इन्वर्जन टेम्परेचर पे जाके 0 हो जाता है, नाइदर कूलिंग इफेक्ट नॉर हीटिंग इफेक्ट। आपको पूछा जाएगा जूल थॉमसन कोएफिशिएंट इज 0 एट इन्वर्जन टेम्परेचर, नोट इट डाउन। मैम ये CBSE के नोट्स में लिखा हुआ था मैम, जब क्लास ली थी ना हमने। हाँ हाँ हाँ, लिखा होगा, जो मैंने दिया है दे दिया है, बाकी कुछ कुछ पॉइंट है, जैसे ये सब जो अभी जो 2-3 फॉर्मूले दिए हैं ये तो एंट्रेंस में ही दिया जाता है, ठीक है? ओके, नाउ अब हम चलते हैं, इतना सारा आपको मैंने बता दिया है, अब आप थोड़ा सा गो थ्रू करो। और 49 किसी को डाउट है क्या? 49 यहाँ पे तो किसी ने लिखा नहीं है। अच्छा, इससे साफ दिख रहा है नहीं है कि नहीं है, बहुत अच्छा है। मैं आपको और एक बात बता देती हूँ, क्रिटिकल टेम्परेचर में ए ऊपर है बी नीचे है, और ए जो है वो वी भी वन कांस्टेंट है और बी भी वन कांस्टेंट है। अब अगर ए बढ़ेगा तो क्रिटिकल टेम्परेचर बढ़ेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और अगर बी घटेगा तो ये बढ़ेगा, इनवर्स प्रोपोर्शनल है। तो उस तरीके से भी आप सॉल्व कर सकते हो, जो कि 49 क्वेश्चन में दिया हुआ है। मैम
मैम एक बार बी के लिए बता दो कि मैम कौन कौन से फोर्सेस स्ट्रांग होते हैं, जैसे मैम आयनिक और हाइड्रोजन बॉन्डिंग में आयनिक स्ट्रांग होता है ऐसे मैम। क्या क्या क्या? मैम फोर्सेस बता दो मैम कौन से स्ट्रांग होते हैं मैम तो कंपेयर के फोर्स, लिए। हाँ, तो यहाँ पे क्यों फोर्सेस आप अप्लाई करोगे? यहाँ पे तो वनडल फोर्स आपका, वनडल फोर्स आप पढ़ रहे हो ना, ए और बी की बात चल रही है ना अभी। यस मैम। हाँ, तो तुम जो बोल रहे हो, तुम तो स्टेट्स वो वाला बोल रहे हो, इंटरेक्शंस वगैरह जो चलता है, इंटरेक्शंस वाला जो फोर्स होते हैं, इंटरेक्टिव फोर्सेस, मैम है ना? मैंने तो सिर्फ ए के बेस्ड पे इसको क्वेश्चन को किया मैम, बी के हिसाब से आता नहीं था। नहीं नहीं, सारा करोगे ना। आपको दो, आपको ऑप्शन जब मिला है, ए मिला है, बी मिला है, तो आपको क्या क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि मेरे को पढ़ लो। ठीक है, बहुत अच्छा यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, अगर आपने समझा है तो थोड़ा सा मुझे समझाना। आप एक कंसेप्ट मुझे पूछना है आपसे कि इजीली लिक्विफेबल गैस अगर जो है, हम क्या चेक करते हैं, क्या देखते हैं तो हमें लगता है कि इट इज अ इजीली लिक्विफेबल गैस? इजीली लिक्विफेबल गैस हाँ, होने के फोर्स ऑफ लिए, अट्रैक्शन देख के करा था मैं। हाँ, इजीली लिक्विफेबल गैस अगर हम देखते हैं तो एक तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हम चेक करते हैं। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत बेहतरीन जाता है तो वो इजीली लिक्विफेबल होता है। इसका मतलब है, अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को डिफाइन करता है ए, तो अगर ए अच्छा है तो है। दूसरी बात ये है कि जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर हाई होता है वो इजीली लिक्विफेबल होता है। जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर हाई होता है वो इजीली लिक्विफेबल गैस के ऊपर आता है, के अंदर आता है। तो क्रिटिकल टेम्परेचर अगर हाई है तो वो जल्दी लिक्विफाई हो जाएगा। क्रिटिकल टेम्परेचर हाई होने का मतलब क्या है? ए ज्यादा होगा, बी कम होगा, सिंपल। ए अगर ज्यादा होगा और बी अगर कम होगा तो गैस इजीली लिक्विफेबल होगा, क्योंकि टीसी बढ़ जाएगा। अगर क्रिटिकल टेम्परेचर अच्छा खासा है तो डेफिनेटली गैस इजीली लिक्विफेबल है। आपको दे देंगे एमोनिया एंड H2 दे देंगे, एमोनिया और H2 दे देंगे, बोलेंगे कौन इजीली लिक्विफेबल है? एमोनिया इज इजीली लिक्विफेबल, इसका पीसी बहुत ज्यादा है, इसका पीसी कम है। ठीक है, जो अभी आपको मैंने ग्राफ बताया था ना, जेड वाला ग्राफ बताया था, एक बीच में पीवी पोलैरिटी बताया था आपको, और इस तरीके से लिया था मैंने ना, ऐसे कुछ कुछ गैसेस थे, ऐसे जाते थे और कुछ नीचे से जाते थे। जो नीचे की तरफ होके जा रहे हैं वो इजीली लिक्विफेबल है, और जो ऊपर स्ट्रेट जा रहे हैं वो इजीली लिक्विफेबल नहीं है। वहां पे फोर्स ऑफ रिपल्शन चलता है, नीचे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन चलता है। तो अगर मुझे चेक करनी है इजीली लिक्विफेबल कौन है, तो मैं टीसी को चेक कर लेती हूँ। टीसी अगर ज्यादा है तो ज्यादा इजीली लिक्विफेबल हो जाएगा, और टीसी कब ज्यादा होगा? जब ए बड़ा होगा और बी छोटा हो जाएगा। सिंपल है कंसेप्ट यहाँ पे। ठीक है, 49 डन है, आप सब कर लोगे 49, वैसे भी यहाँ पे डाउट है नहीं आप किसी का। ठीक है, अच्छा 50 मुझे बताना, किसी को डाउट है 50? यस, 50 भी डाउट नहीं है, मतलब आप सब कैसे ही करा आपने ये कंसेप्ट? मैंने आपको पहले कभी दिया है क्या? आपने 50 कैसे कर लिया? 50 डाउट भी नहीं लिखवाया है वहां पे। कौन सा कंसेप्ट डाला क्रिटिकल टेम्परेचर एंड रिड्यूस टेम्परेचर के लिए? हाँ, मैं अभी बता देती हूँ, मान भी बता देती हूँ। आई नो तुमको पता नहीं, मैं बता देती हूँ, बता देती हूँ। ये जो कंसेप्ट मैं यहाँ पे बच्चों को दे देती हूँ, मुझे पता होता है कि मैंने बच्चों को कंसेप्ट दे रखा है, बच्चों को आ जाना चाहिए आंसर। ठीक है,
The critical temperature and reduced temperature of a gas are 150 Kelvin and 3 Kelvin respectively. What is the temperature of the gas? So write down reduced temperature. Reduced temperature is equal to normal temperature divided by critical temperature. Reduced pressure, write down, reduced pressure is equal to normal pressure divided by critical pressure, and reduced volume is equal to normal volume divided by critical volume. इसे आप नोट डाउन कर लो. क्लियर है? reduced temperature is equal to normal temperature by TC. तो यहाँ पे आपको पूछा गया है TC और reduced temperature आपको गिवन है, चेक कर लो क्वेश्चन में. आपको TC क्रिटिकल टेम्परेचर और reduced temperature आपको मिला हुआ है, आपको टेम्परेचर मांगा गया है, isn't it? देख लो. क्वेश्चन पढ़ लो एक बार. The critical temperature and reduced temperature of a gas are 150 Kelvin and 3 Kelvin respectively. What is the temperature of the gas पूछा गया है. ये दोनों मिला है और ये आपको मिला हुआ है. So that implies T is equal to T reduced into TC. This is equal to 3 into 150. ऐसे कुछ आंसर है. मैं आपको बार चेक करती हूँ आंसर क्या है इसका. 450 आंसर है क्या? 450 केल्विन. तो ये एक कंसेप्ट है, प्लीज आप इसे नोट डाउन कर. दे सकते हैं, बहुत कम चांसेस है देने का, बट फिर भी पता होना चाहिए. अच्छा, उसके बाद हम चलते हैं 51. अभी मैंने सॉल्व कराया है. 51 अभी मैंने आपको बताया है कि क्रिटिकल टेम्परेचर प्रेशर के टर्म्स में Z क्या निकलता है. 3/8 पता है ना. 51 प्लीज प्लीज, ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैम ने कुछ बताया नहीं है. क्लियर ना. 51 इज इक्वल टू, अगर आगे बढ़ूं तो 51 इज इक्वल टू Z इज इक्वल टू PC VC बाई R TC इज इक्वल टू 3/8. ठीक है, ये 51 है. इस तरीके से हम क्रिटिकल कांस्टेंट के थ्रू हम इसको निकालते हैं Z. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 52 डाउट है क्या किसी को? नो. क्वेश्चन नंबर 52 किसी को डाउट नहीं है? बहुत अच्छा है. देख लो फिर भी देख लो. 52 में देख लो, ये काफी हाईली कंसेप्चुअल है. अगर आपको डाउट नहीं है तो मैं फिर आगे बढ़ूंगी. मैम इसमें मैंने डाल के देखा, हम सब कुछ कांस्टेंट था 1:1 के रेशियो में. फिर मैम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स चेक करके. हाँ, बहुत अच्छा, वेरी गुड. ये मैं बताने वाली थी अभी. वैसे अगर हम देखें सब कुछ कांस्टेंट है तो 1:1:1:1 होना चाहिए, बट हम नंबर ऑफ, आपको मॉलिक्यूल्स पूछा गया है, सॉरी नंबर ऑफ एटम्स पूछा गया है. नंबर ऑफ एटम्स पूछा गया है. यस मैम. और नंबर ऑफ एटम्स के लिए आपको हर एक में नंबर ऑफ एटम्स को काउंट कर लेना है, तो फिर उस तरीके से हो जाएगा. हाइड्रोजन में 2, हीलियम में 1, ऑक्सीजन में 2 और ओजोन में 3 हो जाएगा. ठीक है. तो 52 भी आपने शायद यहाँ पे डाउट भी नहीं लिखा है, शायद 52 नहीं लिखा है. चलो छोड़ो, आगे बढ़ते हैं. 54 भी एक लर्न करने वाला इक्वेशन है, जिसे हम कहते हैं क्लासियस-क्लैपेरन इक्वेशन कहते हैं, जो कि क्या डिनोट, इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स आता है. अगर आप चाहोगे तो एक दो न्यूमेरिकल्स इसी के ऊपर मैं आपको दे दूंगी आगे टेस्ट में. क्लासियस-क्लैपेरन इक्वेशन के ऊपर न्यूमेरिकल्स आता है. सो प्लीज, ये मैंने हम तो इससे पहले लिखवाई वो क्या थी फिर? कौन सा? वो क्लासियस इक्वेशन है, वो वैन डर वाल इक्वेशन से मॉडिफाइड फॉर्म में है. वो दैट इज ओनली क्लासियस इक्वेशन. वो वैन डर वाल इक्वेशन का मॉडिफाइड फॉर्म है. और ये जो इक्वेशन है, ये किसी भी गैस का वेपर प्रेशर और टेम्परेचर का रिलेशन बताता है. और इस न्यूमेरिकल के, इस फॉर्मूला के ऊपर न्यूमेरिकल भी आते हैं एडवांस्ड क्वेश्चन में. क्वेश्चन नंबर 54, राइट इट डाउन. क्लैपेरॉन ना, क्लैपेरॉन, यस. ले लेना, फॉर्मूला वगैरह लिख लेना. ठीक है, ओके.
क्लासियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन। ये क्या होता है? ये जो फॉर्मूला होता है क्लासियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन, ये मैंने आपको बताया है शायद, एक बार देखना, जो 12th के बच्चे हो एक बार देख लेना, आपको मैंने ये लिखवाया है प्रॉपर, और ये आपको मैंने सॉल्यूशन चैप्टर में भी लिखवाया था। आपको मैंने यही फॉर्मूला सॉल्यूशन चैप्टर क्लास 12th का जो सेकंड चैप्टर सॉल्यूशन चैप्टर, उसमें भी ये फॉर्मूला आपको बताया था मैंने। इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स भी देते हैं। व्हाट इज क्लासियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन? ये क्या होता है? ये इक्वेशन डिफाइन करता है टेम्परेचर के साथ वेपर प्रेशर का रिलेशन क्या होता है। टेम्परेचर के साथ मेरा जो वेपर प्रेशर है किस तरीके से डिफाइन होता है। अगर मेरे पास, मैं लेती हूँ log P2 by P1 इज इक्वल टू, आप डेल्टा H ऑफ वेपराइजेशन लो, यहाँ पे लैटेंट वेपराइजेशन है, यहाँ पे इस क्वेश्चन में लैटेंट वेपराइजेशन है, बट आप डेल्टा H वेपराइजेशन भी ले सकते हो 2.303 R 1 by T1 minus 1 by T2। अगर T1 टेम्परेचर पे इतना वेपर प्रेशर है और T2 टेम्परेचर में P2 वेपर प्रेशर है, तो इन दोनों का रिलेशन क्या होगा? ये है लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। दिस इज माय लैटेंट हीट ऑफ, या फिर आप कह सकते हो एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन भी बोल सकते हो, डेल्टा H वेपराइजेशन। ठीक है, तो यहाँ पे 54 का जो आंसर है ये है सी ऑप्शन है। 54 का जो आंसर है वो सी ऑप्शन है। क्लासियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन होता है, दिस इज द इक्वेशन। हो सकता है आप T1 टेम्परेचर पे P1 दे देंगे और T2 टेम्परेचर में P2 पूछा जाएगा, तो ये भी थोड़ा, इसमें भी न्यूमेरिकल्स थोड़ा लेंथी होता है, एक बार देख लेना करके। log of P2 by P1 is equal to delta H evaporation by 2.303 R 1 by T2 minus 1 by T1 minus 1 by T2। क्लियर है? डन है? अब आप, अगर मैं देखती हूँ, अगर मुझे अच्छा खासा न्यूमेरिकल मिल गया तो इसी के ऊपर बेस्ड होगा तो मैं दे दूंगी आपको, कर लेना एक बार। क्वेश्चन नंबर 55, 54 सीधा आपको लर्न मैम करना है। डेल्टा के नीचे क्या लिखा है? एच के साथ वेपराइजेशन, VAP वेपराइजेशन। एक मिनट, ठीक है, कई बार इसे लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन भी बोला जाता है। ठीक है, जो यहाँ पे न्यूमेरिकल में आपको दिया है सी ऑप्शन में, यहाँ पे दिया है LV दिया है, आपको दे देंगे LV का मतलब है लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। इसके बदले आप ये भी लिख सकते हो। ठीक है, अच्छा, ये हो गया आपका 54 क्वेश्चन। 55 में डाउट है क्या? 55 दो तीन चीजें मैं आपको बता देती हूँ। 55 सरफेस टेंशन इज प्रोपोर्शनल टू 1 by टेम्परेचर, मतलब सरफेस टेंशन टेम्परेचर के साथ इनवर्स रिलेशन लेता है। विस्कोसिटी, विस्कोसिटी जो होता है वो भी टेम्परेचर के साथ इनवर्स रिलेशन दिखाता है। टेम्परेचर बढ़ेगा तो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घटता है और विस्कोसिटी भी घट जाती है। साथ में इन दोनों का सरफेस टेंशन के साथ, सरफेस टेंशन और विस्कोसिटी का हाइड्रोजन बॉन्डिंग के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है, जिस लिक्विड में जितना ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है उसका सरफेस टेंशन उतना ज्यादा होता है। क्लियर है? तो क्वेश्चन नंबर 55 में पूछा गया है द सरफेस टेंशन ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लिक्विड इज मैक्सिमम बोला गया है, और आपके पास चार ऑप्शन पड़ा है, मिथेनॉल का, इथेनॉल का, बेंजीन का और वाटर का। तो ध्यान रहे वाटर में सबसे मैक्सिमम हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, तो वाटर का सरफेस टेंशन सबसे ज्यादा है। आपको बोलेंगे इथेनॉल है, मिथेनॉल है, वाटर है, बेंजीन है, किसका सबसे ज्यादा सरफेस टेंशन बनेगा? वाटर का बनेगा, उसमें सबसे ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। लास्ट वन 56 करा देती हूँ फिर मैं। ठीक है, ठीक है, 56 डाउट है या कर लिया आपने? क्वेश्चन नंबर 56 डाउट है या आपने कर मैम लिया? 56 करा दो मैम।
डाउट है 56 मेरा। पर आ गया। और किस किस का हो गया है? जने का हो गया है? यस मैम। हाँ, कौन सा फॉर्मूला डाला जने? फॉर्मूला नहीं डाला मैम, मैंने पढ़ा हुआ था। ठीक है। If eta is the coefficient of viscosity and T is the temperature in Kelvin, वैसे आपको बता देती हूँ, eta is the coefficient of viscosity. That means eta मैं जो is लॉग किया तो टेम्परेचर का इन्वर्स होता है। हाँ, विस्कोसिटी का जो कोएफिशिएंट होता है इसे eta कहते हैं। eta is the coefficient of viscosity. तो अगर viscosity proportion is inversely proportional to temperature, तो eta is also inversely proportional to temperature हो जाएगा। बट हम इसे एक्सप्रेस कैसे करते हैं आपको बताती हूँ मैं, किस फॉर्मूले से एक्सप्रेस करा जाता है। जस्ट ए मिनट, इसका फॉर्मूला है, मैं आपको बता देती हूँ। उस फॉर्मूले पे चलेंगे तो इट विल बी बेटर। थोड़ा सा आप लिख दो इस फॉर्मूले को, इट विल बी बेटर। है मैम इस क्वेश्चन के बाद क्लास एंड कर। हाँ हाँ कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बट बाकी आज का पेपर नहीं हुआ है, ये पहले का पेपर हो गया, कल वाला। यस मैम। ठीक है। मैं आपको बता देती हूँ, इसमें जान लो, ये तो आपको पता है ऐसे ही कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है विस्कोसिटी और टेम्परेचर। तो कैसे लिखते हैं हम? ईटा को लिखते हैं a into the power a by RT। आपको पता है a is the Arrhenius constant, a is the Arrhenius constant। आपने कहाँ पे पढ़ा था याद करो, आपने ये पढ़ा था केमिकल काइनेटिक्स क्लास 12th में पढ़ा था। यस, ऐसे रिलेशन आपने पढ़ा था k के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही रिलेशन लग रहा है, is equal to a into the power ये एक्टिवेशन एनर्जी है। हाँ जी, एक्टिवेशन एनर्जी वाला फॉर्मूला है। हाँ, एक्टिवेशन एनर्जी वाला फॉर्मूला है। विस्कस ड्रैग जो कहते हैं, विस्कस फोर्स को आने के लिए एक एक्टिवेशन एनर्जी भी चाहिए ना, वो यहाँ पे है। आर जो है वो गैस कांस्टेंट नहीं है, लिक्विड कांस्टेंट है। उस तरीके से लिक्विड कांस्टेंट भी लिया जाता है, जैसे हम गैस कांस्टेंट लेते हैं ऐसे लिया जाता है। एंड टी इज द टेम्परेचर। जब मैं दोनों तरफ लॉग करूंगी तो क्या हो जाएगा? लॉन ऑफ बीटा इज इक्वल टू, ये मेरा आ जाएगा लॉन ऑफ ए प्लस लॉन ऑफ ई बाई आर टी। लॉन ऑफ ई जो होता है वो 1 हो जाता है, तो ये मेरा पूरा फॉर्मूला आ जाएगा प्लस ए बाई आर टी हो जाएगा पूरा। मैम लॉन क्या होता है? अच्छा, लॉन आप लोगों को पता नहीं है। लॉन मींस, अच्छा लॉन इज इक्वल टू, लॉन को फिर क्या लिखते हैं? लॉन इज इक्वल टू 2.303 लॉग। ठीक है, क्लियर? जैसे आप लॉग में क्या लेते हो ना, लॉग में आप बेस 10 लेते हो ना। सिंपल, अगर लॉग में हम बेस को ई लेते हैं ना, तो हम उसे कहते हैं लॉन कहते हैं। बेस 10 वालों को लॉग बोलते हो, बेस ई वालों को लॉन कहा जाता है। तो 11th वाले बच्चे अभी अगर नहीं आता है तो भूल जाओ, 12th में सारे पढ़ोगे आप लॉन वाला फॉर्मूला जो है। ओके मैम। ठीक है, यहाँ से अगर मैं 2.303 इसको डिवाइड कर देती हूँ तीनों में, ये हो जाएगा लॉग ऑफ बीटा इज इक्वल टू लॉग ऑफ ए प्लस दिस बाय 2.303 हो जाएगा। और ये मुझे साफ बता रहा है कि मेरा जो ग्राफ बनने वाला है वो लॉग ईटा के साथ जो ये बनने वाला है 1/t का, वो लीनियर प्लॉट बनेगा। तो ये एटलीस्ट आप लिख दो, हो सकता है आपको ये हेल्प कर दे, ये वाला जो है। क्लियर है अभी जितना आ रहा है? क्योंकि 12th के बच्चे तो समझ जाएंगे इसको अगर पूरा सॉल्व करोगे ना, ये पूरा ऐसे ही आता है। log of eta is equal to log of a plus ea by 2.303 RT। यहाँ पे log a, log eta और 1/t ये लीनियर प्लॉट देंगे, सिंपल चढ़ेगा स्लोप, हायर स्लोप बनेगा। तो यहाँ पे इनका जो ग्राफ बनेगा ना, अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊंगी तो ऐसे, मान लो मैं 1/t यहाँ पे लूंगी और यहाँ पे log ऑफ इटा ले लूंगी, तो ये प्लॉट ऐसे जाएगा। ठीक है, तो ये आप थोड़ा सा नोट डाउन कर लो, अभी के जितना आता है समझ जाओ। ठीक है, 12th के बच्चे आपको समझ में आ गए कि नहीं? प्लॉट देख लो एक बार, ग्राफ वाला जो है।
मैंने तो सीधा ही विस्कोसिटी इनवर्स होता है टेम्परेचर का, तो मैं उसी हिसाब से कर दिया। नहीं हो गया है, बट यहाँ पे लॉग लॉन का भी थोड़ा चक्कर है ना। तो 12th के बच्चे क्लियर है कि नहीं बोलो? 11th के बच्चों को तो लॉन पढ़ाने के लिए बहुत टाइम लगेगा मुझे। क्लियर है ओजस? बस मैम यही इतना ही करना था। बस बस इसको तो सॉल्व करना है, सॉल्व करके आपको ये लाना है लॉग ईटा, कि ईटा है, एन नहीं है, ईटा है ये। इसको और 1/t का रिलेशन चेक कर लेना है आपको। अगर यहाँ ठीक है पे मैम। प्लस है तो पॉजिटिव स्लोप चढ़ा, यहाँ पे अगर माइनस होता तो नेगेटिव स्लोप चढ़ता है ऐसे। क्लियर ना? ये आप अपने तरीके से हेल्प कर देख सकते हो। ठीक है, देखो आज मैंने क्या करा है आपको, आज आपको मैंने पूरे जो पॉइंट है, बट ये तो आपको देखो मैंने कल वाला टेस्ट सारा क्लियर कर दिया है। मैंने कल जितना था सारा क्लियर हो गया है कल वाला टेस्ट, बट आज जो आपको मैंने 10 क्वेश्चन दिए हैं वो अच्छे क्वेश्चन है काफी। आज के जो क्वेश्चन दिए हैं सारे सॉल्व हो गए हैं आपके, आपने मैम चेक कर एक लिया दो है? डाउट निकल गए हैं उसमें जो अटेम्प्ट नहीं करे। बहुत अच्छा, बहुत, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो अभी 11 बज रहा है तो आई थिंक छुट्टी कर दे तो बेटर है, मौसम भी अच्छा नहीं है आज। ठीक है, 11 बजने वाला है। ओके मैम। ठीक है, अब बाकी अगर किसी को कोई पे डाउट है तो मुझे ये करेंगे, ये मैं आपको जो मैम नेक्स्ट अगले क्लास, टेस्ट में तो कोई डाउट नहीं है।